अच्छा देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बच्चों, पहला टॉपिक क्या आता है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से सब्सटेंस क्या करता है, अपने ही जैसे किसी और सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अ चार्ज इज अ सब्सटेंस। ठीक है, लिख लेना बाद में आराम से, चार्ज इज अ सब्सटेंस। ये आप लोगों को तो नोट दे दूंगा मैं फोटोकॉपी में। ठीक है, अ चार्ज इज अ सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, है ना। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चार्ज बच्चों दो टाइप का होता है, चार्ज दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि लेंथ है, मान लो अगर लेंथ है तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, है ना। अगर मैंने बोला कि कितना है, मैं बोलूँगा कि 1 या 2, तो क्या सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, क्या तो यूनिट लगाना जरूरी नहीं, यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है? सी। सिंबल क्या होता है? सी। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। जैसे मान लो आप बोलो इसके अंदर कितना चार्ज है, मैं बोलूँगा 10 क्या, कूलम। 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम। तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान लो प्लस और प्लस, सेम चार्जेस जैसे प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, क्या करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल, मतलब एक दूसरे को पे अपोजिट फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप लोग लिख लेना यहाँ पे क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऐसे ही जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि माइनस और प्लस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, एक दूसरे के फोर्स ऐसा लगाते हैं कि एक दूसरे के पास आते हैं। मैंने बताया ना, चार्ज क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो एक दूसरे को या तो रिपेल करता है या फिर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आया? अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कितना होता है। देखो हम सबने पढ़ रखा है कि एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के नाम हम सुन चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो मतलब प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज है तो क्या आएगा, SI यूनिट आखिर में कूलम आएगी ना। अगर चार्ज है तो SI यूनिट क्या आएगी, अर्नब, कूलम आएगी ना। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एंड दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। देखो -19 है बच्चों, -19 का मतलब पता क्या होता है, कि आपको पता जब ये चीज़ नीचे शिफ्ट होकर आएगी, जब से 1.6 है, अगर ये नीचे आएगा तो फिर ऐसे प्लस का 19 हो जाएगा, और पावर 19 है, मतलब क्या है, इसके आगे 19 जीरोज हैं, है ना। तो सोचो हम 1.6 को कितने बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कि एक बहुत छोटा चार्ज है, ये एक बहुत छोटा चार्ज है। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में चार्ज तो क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि है ना, अगर मान लो किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। क्योंकि दोनों में चार्ज बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है, एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रहेगी ये बात, ठीक है। -19 का मतलब क्या है, कि वो डिवाइड में है, तो मतलब कि 19 जीरो से वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 10 टू द पावर। तो
इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि, तो बच्चों हमने देखा अब तक कि 1 इलेक्ट्रॉन में या 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे हमें देखना है कि नंबर ऑफ, अच्छा देखो ये बहुत छोटा चार्ज है, 1 कूलम से काफ़ी छोटा है, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 0.000 समथिंग आएगा, है ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो मतलब कि 1 कूलम अगर चार्ज की बात करूँ, 1 कूलम की चार्ज, तो 1 कूलम के अंदर तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन में तो इतना छोटा चार्ज होता है, 0.00000 समथिंग 1 करके क्या आएगा, चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं 1 कूलम की बात करूँगा, 1 कूलम की, तो 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया ना, उसके अंदर तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 कूलम के अंदर, क्वेश्चन आता है। तो हम बोलेंगे, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो देखो बच्चों हमें पता है कि चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये लिखा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है कृष्णा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये हो गया, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, शिफ्टिंग कर दूंगा नीचे, है ना, नीचे क्या कर दूंगा, अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते हैं तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको शिफ्ट कर दूंगा इधर, है कि नहीं। जैसे कि हम करते हैं कि भाई 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर पर कितने मीटर होते हैं, 100 को शिफ्ट कर देते हैं नीचे, ऐसे तो करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पर कितने मीटर आ जाएंगे, इतने मीटर आ जाएंगे। तो ऐसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, शिफ्टिंग कर दूंगा नीचे में, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो 1 को नीचे पूरा शिफ्ट कर दिया इसके, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा -19 के ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 19 और नीचे क्या है 1.6 है। अच्छा 1.6 है तो इसको लिख सकता हूँ 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19, और 1 काट के यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा आप इसको पूरा बच्चों सोल्व करोगे इसको आप, ठीक है, तो आप पे आंसर बचेगा 6.25, हर बार सेम आता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब क्या करना है आपको, 10/16 डिवाइड करना है ना, 10 की पावर सेम रहेंगी, 5/8, हाँ जो भी आएगा, और आप पे क्या वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो प्लस का 18 है वो, प्लस का 18 मतलब है इतने, इसके आगे 18 जीरोस हैं, तो सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, 1 कूलम चार्ज में। समझ में आया, ठीक है। अच्छा बच्चों ठीक है, तो अब मुझे पता है, देखो आपको नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मुझे बताओ कि अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर मैं बोलूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के नाम पे क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा अगर हम बोलो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोलूँ किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक बॉडी के चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, है ना। तो किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कैसे आता है, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर कि कितने हैं, मल्टीप्लाई में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्योंकि सोचो ना, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा तो हो ही नहीं सकता, कभी हो सकता है आधा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम तो हो ही नहीं सकता। तो किसी बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। कि अगर मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इसमें बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो टोटल चार्ज ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू ई, वेयर n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इंटीग्रल वैल्यू होती है, मतलब इंटीजर में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट्स में कभी नहीं हो सकता, कभी किसी और चीज़ में नहीं हो सकता, ठीक है। और क्योंकि पॉइंट में होने का मतलब क्या, मान लो मैंने बोला 1.5, तो एक तो पूरा है और एक आधा है, 1.5 तभी तो वो, और आधा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा तो 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसको आधा कैसे कर सकते हैं। समझ में आया। तो हमेशा n जो रहेगा कैसा रहेगा, इंटीग्रल रहेगा, इंटीजर में रहेगा। अच्छा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
एंड इट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। समझ में आया सबको? ठीक है, याद रखना बच्चों, जो भी चार्ज रुका हुआ होता है, आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, जो भी चार्ज रुका हुआ होता है, जैसे कोई स्टेशनरी चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, मान लो चार्ज क्यू वैसे पड़ा हुआ है इधर, ठीक है, तो रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। हमने बड़े कन्फ्यूजन होती है कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी, हमें लगता है एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। करंट भी चार्ज की वजह से होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी चार्ज की वजह से होती है। पर फ़र्क क्या है? अगर चार्ज रुका हुआ है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना बच्चों, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ में आया? रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हमारा मेन टॉपिक है करंट। अब हमें पढ़ना है करंट क्या होता है। क्या पढ़ना है? करंट क्या होता है। अच्छा देखो बच्चों, करंट क्या होता है? करंट होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। समझ में आया? इज नोन एज करंट। तो मतलब देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। देखो बच्चों, देखो बच्चों, अगर कोई एरिया है, मान लेते हैं ए, ठीक है, इसके थ्रू मान लो चार्ज है जो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है। आपके जब चार्ज रुका होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एरिया से किसी यूनिट टाइम के अंदर, मतलब मान लेते हैं 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया इस एरिया से, है ना, तो वो क्या होता है? करंट होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम रख दो, क्योंकि रेट लगा दी ना यहाँ पे वर्ड। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस यूनिट एरिया से। तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से क्या आता है? वो क्या होता है? करंट होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका? चार्ज अपॉन में टाइम। जब भी रेट बढ़ आता है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जब भी रेट बढ़ आता है तो डिवाइड में क्या होता है? टाइम होता है ना, रेट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है फिर इसकी? एसआई यूनिट मतलब कि अगर मैं बोलूँ करंट है 5, तो 5 क्या 5? तो देखो बच्चों, बनाने के लिए बना भी सकते हैं। ऊपर वाले का क्या है? कूलम है। ऊपर वाले की यूनिट क्या होती है? चार्ज है ना, तो कूलम। नीचे वाले की क्या होती है? टाइम है, तो सेकंड। तो सेकंड की पावर 1 है। ऊपर जाके तो क्या लिख सकेंगे उसको? कूलम सेकंड की पावर -1, ये लिख सकते हैं। तो ये तो होगी जो बनानी पड़ेगी अगर हमें। पर एक पहले फिक्स भी लर्न कर सकते हैं, क्या? एम्पियर। क्या? एम्पियर सिंबल होता है ए। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें देखना है 1 एम्पियर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है फ्रीक्वेंटली। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। कैमरा घुमा दूँगा, दिक्कत हो जाएगी। डिफाइन 1 एम्पियर। तो देखो बच्चों, 1 एम्पियर करंट कितना होता है? मुझे पता, मैंने आपको बताया कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस एरिया से पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं? उसको करंट बोलते हैं, है ना। और मुझे फॉर्मूला पता ही है ना। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि किसी यूनिट एरिया से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड विल बी व्हाट? 1 एम्पियर। समझ में आया? तो 1 एम्पियर कितना करंट होता है? 1 एम्पियर कितना करंट होता है? हम बोलेंगे when 1 coulomb of charge is flowing through an unit area per 1 second या पर सेकेंड, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 एम्पियर बोलेंगे। मतलब जब सिंपली जब चार्ज 1 कूलम होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा,
तो उस टाइम पे करंट कितना होगा 1 एम्पियर होगा। फॉर्मूले से याद हो रहा है सब कुछ है ना। तो जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है किसी एरिया से 1 सेकंड में, तो उस टाइम पे जब करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर के प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे सब लोग लिख लेना आराम से। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through unit area in 1 second, then current produced will be of 1 एम्पियर। और आपके आखिरी में तो ये भी लिख देना I इक्वल टू क्या होता है Q पॉइंट। अच्छे मैं आपको बताना भूल गया था, I का मतलब क्या होता है आई किसका सिंबल होता है करंट का, क्यू किसका सिंबल होता है चार्ज का, क्यू किसका सिंबल होता है और टी तो क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। चार्ज मतलब 1 कूलम, ये 1 सेकेंड। तो देखो ये अपनी एसआई यूनिट में, ये अपनी एसआई यूनिट में, तो जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा अपनी एसआई यूनिट में होगा। तो इट विल बी ऑफ 1 एम्पियर। समझ में आया? तो आपने ऊपर कुछ भी लिखा है, टीचर चेक नहीं करता, टीचर इसको देख के आपको नंबर दे देता है। समझ में आया? अच्छे समझ में आ गया? टॉपिक पूरा खत्म हो गया? अच्छा समझ में आया? अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में अपने पोटेंशियल डिफरेंस की। और एक बार पहले लिख लो उसको बच्चे। अब हम देख रहे हैं हमारा अगला टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अभी हमने करंट देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो किसी चार्ज को वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। देखो बच्चों अगर मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ए, ठीक है, किसी चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से, किसी पॉजिटिव चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन ही क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो वर्क डन ही क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज की वैल्यू कितनी है +1, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो 1 प्लस का। तो अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब वैल्यू कितनी है +1, है ना। उस चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट मेरा गिवन ए है, गिवन पॉइंट पर लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उस वर्क डन को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। कि कितना काम मुझे करना पड़ा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में, उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं हम लोग। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। किसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अच्छा वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होती है जूल्स, चार्ज की क्या होती है कूलम, तो एसआई यूनिट क्या होती है जूल अपॉन कूलम। या फिर जैसे कि करंट के एम्पीयर थी ना, एक नाम दे रखा था, ऐसे इसके लिए भी एक अलग क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, सिंबल होता है वी। समझ में आया? एक बार लिखो जरा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा अगला क्या है हमारा डिफाइन 1 वोल्ट। क्या है डिफाइन, जैसे हमने कहा 1 कूलम, जैसे 1 एम्पीयर था, ऐसे क्या है डिफाइन। कृष्णा आपका एग्जाम है ना, देखो आ सकते हैं क्वेश्चंस। डिफाइन 1 वोल्ट क्या होता है। देखो अगर इसके वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल्स होती है, हमने 9th में पढ़ रखा है। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है अर्नब, अगर 1 जूल, है ना, मतलब अगर हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है किसके लिए 1 कूलम को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आने में, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट का होगा। मतलब अगर हमें वर्क डन करना पड़ रहा है कितने जूल्स का 1 जूल्स का, किसको लेके आने में 1 कूलम को लेके आने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितने का होगा 1 वोल्ट का होगा। उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी कितने का होगा 1 वोल्ट का होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे when 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb, है ना। when 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to given point, है ना। when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing
चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, है ना, देन पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप लोग पूरा लिख देना, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। तो हम बोलेंगे V इज इक्वल टू क्या होता है, डबल अपॉन क्यू, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू क्या, 1 वोल्ट। समझ में आया? पक्का? आसान है कि मुश्किल है? लिखो जरा। देखो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अच्छा देखो, हम कुछ सिंबल दे लेते पहले। ये किसका सिंबल होता है? सेल का सिंबल होता है बच्चों। एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। बड़े वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव वाले को करता है। बड़े वाला जो ये जो डंडा है किसको शो करता है? पॉजिटिव वाले को। छोटे वाला किसको शो करता है? नेगेटिव वाले को। तो अगर ये एक है तो सेल होता है, और अगर काफ़ी सारे हैं तो मतलब काफ़ी सारे सेल्स को मिलकर क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा, ठीक है बच्चों। ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। समझ में आया? तो काफ़ी सारे अगर ऐसे मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। ये होता है बच्चों स्विच। अच्छा देखो, मान लो कि हमने 2 वायर को ज्वाइन कर रखा है, अब उनके बीच में ना कनेक्शन नहीं है। मान लो मैंने बीच में क्या घुसा दिया, कि लोहे का नट घुसा दिया, तो कनेक्शन बैठ गया। नट हटा लिया तो कनेक्शन नहीं रहा। तो अगर नट हटा रखा है तो मतलब वो क्या है? ओपन है। तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। तो ओपन स्विच है मतलब ये, इसमें नट बीच में नट नहीं है ना, तो मतलब कि करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये क्लोज स्विच है मतलब बीच में नट है। यहाँ पे बीच में क्या है? यहाँ पे 2 वायर है, बीच में हमने यहाँ पे घुसा रखा है। तो मतलब यहाँ पे हमने इसको घुसा के, वो दोनों वायर थी बीच में कुछ घुसा दिया तो टच हो गई ना वो एक तरीके से, तो क्लोज हो गया स्विच। तो मतलब वहाँ पे करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ये साइन किसका होता है? रेजिस्टेंस का। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है? रेजिस्टेंस है। मतलब जो जो चीज़ें करंट को कंज्यूम करती है, करंट को यूज़ करती है, वो सब क्या है? रेजिस्टेंस। फ्रिज, पंखा, AC, कूलर, सब क्या है? रेजिस्टेंस है। जो जो चीज़ें करंट को कंज्यूम करती है उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप सबको थोड़ा डायग्राम बनाते बैठेंगे, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। करंट को कंज्यूम करने वाला, करंट को अपोज करने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको ऐसे बनाते हैं, और जो रेजिस्टेंस ऐसी है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू क्या होती रहती है? बार बार चेंज होती रहती है, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और सिंबल वही होता है, ऊपर ये क्या आ जाता है? ये वाला एरो आ जाता है। कौन सा एरो आ जाता है? ये वाला, ठीक है। मतलब देखो ना, वैल्यू को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, इस तरह का सिंबल है ये। अमीटर क्या होता है बच्चों? ए सिंबल होता है ऐसे। देखो, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की यूनिट होती है। तो ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ऐसा डिवाइस, वोल्टेज किसकी यूनिट होती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की ना। तो ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर करता हो, जिसका आंसर वोल्ट में आता हो, है ना, वोल्टेज को मेजर करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर बोलते हैं। उसका सिंबल ऐसे V होता है। समझ में आया? तो देखो, अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दूँ मैं और एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बना दूँ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा हूँ, मतलब क्लोज पाथ, और करंट फ्लो कर रहा हूँ, जो स्विच ऑन है ना, ये दबा रखा है मैंने इसको, है ना, तो करंट फ्लो करेगा। तो एक इन सब चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए और एक क्लोज्ड पाथ बना दिया जाए जिसके थ्रू यहाँ पे क्या, जिसके थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसकी ये बल्ब का सिंबल होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ बल्ब, बैटरी, स्विच, एमीटर, वायर्स थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया? एक बार लिखो जरा, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आगे तक काम आएगा बच्चों आपको। ओम्स लॉ। क्या टॉपिक है? ओम्स लॉ। देखो बच्चों, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या बोलता है ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल ये होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर A डबल होगा तो B भी अपने आप डबल हो जाएगा। अगर A आधा होगा तो B भी अपने आप क्या हो जाएगा? B भी अपने आप क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर A डबल होगा तो B भी क्या हो जाएगा? अपने आप डबल हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों, दिस लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी अपने आप क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है बस तब तक ही वैलिड है ये रूल। ठीक है, समझ में आया? कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ये किसका सिंबल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और बच्चों याद रखना, ये इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू अलग होता है। अगर मुझे इक्वल टू बनाना है इसको, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, v इज इक्वल टू। अगर मुझे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है इसको, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई तो है ही है, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज r। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? v इज इक्वल टू आई आर, वेयर v का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। i का मतलब क्या होता है? करंट। और बच्चों r का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो हम पे एक और नया फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का, I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस का एक नया फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, क्या? I इंटू आर। ऐसे ही करंट का भी एक और नया फॉर्मूला आ जाता है। R को नीचे भेज दूंगा, तो करंट का नया फॉर्मूला क्या बन गया? करंट का नया फॉर्मूला क्या बन गया? V बाय आर। आर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा ना। तो करंट का एक और नया फॉर्मूला हम पे आ गया, V बाय आर। अब बच्चे बोलेंगे दो फॉर्मूले होते हैं करंट के, एक Q बाई टी और एक V बाय आर, कौन सा लगाना है? क्वेश्चन है जो डाटा गिवन कर रखा है उसके हिसाब से। अगर क्वेश्चन आपको टाइम दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो ये लगाओगे। अगर क्वेश्चन आपको v दे रखा है, r दे रखा है, तो ये लगाओगे। समझ में आया? ठीक है। तो v इजिकल टू आई आर, ये क्या है हमारा? ओम्स लॉ है, वेयर r एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हमने प्रोपोर्शनल को इक्वल टू बनाने के लिए लगाई है। और मतलब क्या होता है इसका? रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है इसका? रेजिस्टेंस। अब एक बार हम रेजिस्टेंस को डिफाइन पे कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। डिफाइन, डेफिनेशन वाइज क्या रेजिस्टेंस क्या होती है? ठीक है बच्चों, तो क्या होती है? इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल विद विच इट अपोज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये मटेरियल की वो एबिलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कृष्णा क्या करता है? ये करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it opposes the flow, it is property of material due to which it opposes flow of the current। है ना, जो करंट के फ्लो को जो अपोजिशन फील होता है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है बच्चों। इसके एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। क्या एसआई यूनिट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? ओम। सिंबल ये होता है, सिंबल क्या होता है? और इसको बोलते क्या है हम लोग? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। और सिंबल ये होता है, याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? और फॉर्मूला क्या हो गया फिर आर का? अगर मुझे वैल्यू निकालनी पड़े आर की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई नीचे आ जाएगा, तो हमारा आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी अपॉन में आई। आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी अपॉन में आई। समझ में आया? समझ में आया पक्का? पर मुझे बताओ बच्चों, एक बात बताओ, V और I तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब V और I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने V को डबल करा तो रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा? डबल हो जाएगा। नहीं, अगर मैंने V को डबल करा ऑटोमेटिकली I भी डबल हो जाएगा। और 2 से 2, जैसे यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R सेम रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए तो बोला गया R क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसीलिए तो बोला गया यहाँ पे कि R क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ना ये V पे डिपेंड करता है, ना ये I पे डिपेंड करता है। V को डबल करो चाहे आधा करो, जो आप करोगे V के साथ ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा I के साथ, और चेंज से चेंज कट जाएगा, द आंसर विल रिमेन सेम, आंसर विल रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए रेजिस्टेंस को क्या बोला गया है? कांस्टेंट बोला गया है। समझ में आया अच्छे से? पर बच्चों बात ये है कि रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं करता, पर किसी चीज़ पर डिपेंड करता होगा। हमें पता है हर चीज़ का करंट अलग अलग होता है। ऐसे थोड़ी दुनिया में हर चीज़ करंट सेम कंज्यूम कर रही है, करंट तो सब लोग अलग अलग कंज्यूम कर रहे हैं। तो डिपेंड किस पे करता है कि करंट कितना कंज्यूम होगा? V और I पर डिपेंड नहीं कर रहा। V और I के हिसाब से देखा जाए तो R क्या है? कांस्टेंट है। जब तक बात V और I की हो रही है तो R क्या है? कांस्टेंट है। पर R हमेशा कांस्टेंट तो नहीं है कृष्णा, डिपेंड करता है किसी चीज़ पे। तो बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ दी रेजिस्टेंस के बारे में। मिटा दिए वाला में, तो डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये वाला पार्ट जो अभी लिखा हमने, ठीक है? इसको जरूर से प्रिपेयर करना, ठीक है? अब हम बात करने वाले डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता क्या होता है बच्चों? ये वाला एरिया, पूरा एरिया नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया, वो क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इस कंडक्टर का ए है, इसकी लेंथ कितनी है मान लेते हैं? एल है। इसकी लेंथ कितनी है? एल है। तो याद रखना जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? लेंथ के। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एरिया के। अच्छा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता था कि अगर एरिया अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब अगर ये डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा। समझ में आया? आड़ना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छे से आ रहा है? एक बार से वीडियो अवेलेबल है, व्यूज़ बढ़ाओ दबा के, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से R इज इक्वल टू क्या? सॉरी, R इज प्रोपोर्शनल टू दिस अपॉन दिस L बाई A। देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के। समझ में आया? अब प्रोपोर्शनल को मुझे इक्वल टू बनाना है तो फिर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा कांस्टेंट का, तो रो L बाय A, या फिर बच्चों कई बार यहाँ पे आप P भी लिख सकते हैं इसको। ये नहीं, बस डायरेक्ट लिख दिया, जो आमने सामने लिख दिया, जो ऊपर नीचे था उसको नीचे कर दिया। समझ में आया? तो वेयर इस रो को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिंबल को रो बोलते हैं। और मतलब क्या होता है इसका? रजिस्टिविटी। क्या होता है? क्या फॉर्मूला, क्या सिंबल होता है? रजिस्टिविटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या है? कांस्टेंट है। तो मतलब आप लेंथ को कितना बढ़ा लो, एरिया को कितना घटा लो, बढ़ा लो, कुछ कर लो, ये कांस्टेंट की तरह आया ना, तो ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? जैसे कि V इक्वल टू IR वाले में R कैसे आया था? कांस्टेंट की फॉर्म में आया था ना, तो V को बढ़ा लो, घटा लो, कुछ कर लो, जो R था वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। R V R I पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर L को A को कितना चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, जो रजिस्टिविटी है, ये रो है, ये कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये इन सब लोगों पे डिपेंड नहीं करता। और ये R का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है। R के हम पे दो फॉर्मूले हो चुके हैं। एक तो क्या हो गया? R इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था हमने, V बाई आई। अगर क्वेश्चन है वोल्टेज और करंट का डाटा दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ये वाला। और अगर क्वेश्चन ने लेंथ दे दी, एरिया दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो कौन सा लगाना है? R का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया? और R का जो आंसर आता है किस में आता है? ओम में। ओम है ना, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ऐसे 10 ओम, इस तरह से। समझ में आया? पक्का समझ में आया बच्चों? ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं रजिस्टिविटी की। अब फाइनल रजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो रजिस्टिविटी बस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नहीं, मैंने बोला नहीं, इन दोनों टर्म्स में तो ये कांस्टेंट आया है। इन दोनों टर्म्स में तो क्या है? वो कांस्टेंट है। लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, कुछ कर, रजिस्टिविटी को फर्क पड़ेगा। ऐसा कांस्टेंट वो इस फॉर्मूले के अंदर आया है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। कि मटेरियल के नेचर पे किस पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी? नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे कि मान लो कॉपर है ना, हम बोलते हैं उसकी अच्छी रजिस्टिविटी है, वो रजिस्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, करंट को ज़्यादा अपोज करती है, करंट को अपने थ्रू फ्लो ही नहीं होने देती। कितना अपोज कर रही है? तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना उसकी, प्लास्टिक की, कॉपर की कम होगी। जो अपने अंदर से करंट को आराम से फ्लो दे रहा है उसकी रेजिस्टेंस क्या है? कम है। गोल्ड है और कम रेजिस्टेंस है, तो वो नेचर हो गया ना, तो वो रजिस्टिविटी है। प्रॉपर्टी को जो बताता है रजिस्टिविटी बताता है। अब मैं उसी गोल्ड की लेंथ को बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। और उसके लेंथ को बढ़ाने कम करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रजिस्टिविटी है, जो उसको कोर नेचर है अंदर का, उसका जो स्वभाव है वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी क्या है? स्वभाव। वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर पे, कि मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, क्या है, कि हर मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वो जो नेचर है उसका, वो क्या है? रजिस्टिविटी। समझ में आया? अब रजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब मैं लेंथ एरिया चेंज करता रहूँगा तो उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी, पर रजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के नेचर पे, या फिर डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दूँ मैं तब भी चेंज हो जाती है रजिस्टिविटी। समझ में आया? याद रहेंगी बातें, बोलोगे तो नहीं, बट ज़्यादा तो नहीं हो रहा। पच जाएंगी बातें, डाइस हो जाएंगी, चूरन वूरन दूँ हो जाएंगी। तो मतलब ये एक बात लिख लेना बस, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। जब भी मैं वाई वाल लूँगा, पूछूंगा
कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द और टेम्परेचर। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? लेंथ और एरिया पे। लेंथ की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ठीक है, अभी लिखो इसको जरा। अच्छा देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। देखो दो टाइप की कॉम्बिनेशन होती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, सीरीज का मतलब क्या होता है? एक लाइन में। तो अगर बहुत सारी रेजिस्टेंसेज किस में कनेक्टेड है, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर किस में कनेक्टेड है? एक लाइन में कनेक्टेड है, सीरीज में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या फिर अगर एक बात और बोलूँ मैं, अगर दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड आपस में कनेक्टेड है, देखो इन दोनों का ये वाला एंड कनेक्टेड है, इन दोनों का भी ये वाला एंड कनेक्टेड है, अगर सिर्फ एक एंड कनेक्टेड है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। पर बच्चों याद रखना, जंक्शन अलाउड नहीं होता वहाँ पे। जैसे कि मतलब कनेक्शन क्या होना चाहिए कृष्णा? प्योर होना चाहिए। वहाँ पे जैसे कि क्या होगा, मान लो अगर कोई और वायर भी जा रही है, मान लो यहाँ से कोई और वायर निकल रही होती, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं मानते। हमें कनेक्शन कैसे चाहिए? प्योर चाहिए। मतलब इसको क्या पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। और जंक्शन इज, हाँ बिल्कुल, नॉट अलाउड। आपने बोला ना भी रेलवे जंक्शन, रेलवे को जंक्शन क्यों बोलते हैं? एक पटड़ी आगरा से आ रही है, एक मेरठ से आ रही है, एक दिल्ली से आ रही है कि नहीं? तो सारी सारी कहाँ मिल रही हैं? एक जगह पे आके मिल रही हैं। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन्स आके मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। वो रेलवे जंक्शन है, ये इलेक्ट्रिक जंक्शन है। तो सीरीज़ के अंदर कभी भी जंक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो कनेक्शन है वो प्योर होना चाहिए, वहाँ से कोई नई वायर नहीं निकलनी चाहिए। समझ में आया? तो वो क्या है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, लाइन, और वो लाइन में लगा हुआ होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अगर मुझे बताओ अगर वायर एक ही है तो सभी वायर से करंट भी सेम निकलेगा, है ना? तो जो करंट, तीनों रेजिस्टेंस का जो करंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। आई, इससे भी करंट आई निकलेगा, इससे भी करंट क्या निकलेगा? आई निकलेगा। तो करंट क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? कांस्टेंट होता है। करंट इज कांस्टेंट। क्या होता है? जब करंट इज कांस्टेंट। पर सबकी जो वोल्टेज होती है ना बच्चों, वोल्टेज V, है ना, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इसकी वोल्टेज अलग होती है V1, इसकी वोल्टेज अलग होती है V2, इसकी वोल्टेज क्या होती है? अलग। तो वोल्टेज इज वेरिएबल। याद रखना, याद रखना प्लीज। करंट सीरीज के अंदर क्या कांस्टेंट होता है? करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस, और V क्या होता है? वेरिएबल होता है। सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब क्वेश्चन आता है, बहुत रैंडमली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दी तो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिंपल, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on, जितनी भी होंगी सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। क्वेश्चंस करेंगे बच्चों इन टॉपिक्स के अगली वीडियो के अंदर। समझ में आया? अभी के लिए बस हम टॉपिक देख रहे हैं। समझ में आया? तो ये है हमारा क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट, टोटल R कैसे निकालते हैं कृष्णा? जस्ट प्लस कर देते सभी रेजिस्टेंस को। करंट कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर वायर्स का सिर्फ, अगर रेजिस्टेंस का सिर्फ एक एंड कनेक्टेड है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जंक्शन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। समझ में आया अच्छे से आपको? क्वेश्चन करेंगे तब याद रखना इन चीज़ों को। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो बच्चों अगला है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, पैरेलली क्या होता है? ये क्या होता है? पैरेलल होता है ना, एक के नीचे एक सेम डायरेक्शन में लाइन्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। तो मतलब अगर पैरेलली रेजिस्टेंस लगा रखी है हमने तो वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या होता है? अगर रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड कनेक्टेड आपस में, उसमें तो क्या था? सिर्फ एक एंड कनेक्टेड था कि सिर्फ ये वाला एंड कनेक्टेड है, ये वाला एंड कनेक्टेड आपस में नहीं है। लेकिन अगर सारे एंड कनेक्टेड हो, ये वाले एंड आपस में कनेक्टेड है और ये वाले एंड आपस में कनेक्टेड है, दोनों एंड कनेक्टेड है। मतलब अगर इन दोनों की बात करूँ मैं तो दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ एक एंड कनेक्टेड नहीं है, दोनों एंड कनेक्टेड है। तो उस टाइम पे वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल। अच्छा मान लो यहाँ से करंट आ रहा था I, अब वायर अलग अलग हो गई। पहले तो एक ही वायर थी तो करंट क्या था? सबका सेम था। लेकिन अब वायर अलग अलग हो गई तो हो सकता है यहाँ से करंट I1 जाए, यहाँ से करंट I2 जाए, और यहाँ से करंट क्या जाए? I3 जाए। दोबारा से क्या होगा? यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से I3, और मिलके दोबारा क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। समझ में आया? तो मतलब रेजिस्टेंस के मतलब पैरेलल के अंदर
करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, और जो वोल्टेज है वो सेम होती है, वी और वी, उल्टा होता है। उसमें क्या था, करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग थी। इसमें क्या है, सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग और करंट क्या होगा अलग अलग, क्योंकि वायर अलग अलग है तो करंट अलग अलग ही होगा। अच्छा बच्चों दिमाग में नहीं लगाना, जैसे मान लो 3 एम्पियर है तो बच्चे सोचते हैं 1 एम्पियर सब में चला जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं सब में इक्वल जाए। किसके हिसाब से जाता है, रेजिस्टेंस के हिसाब से जाता है। किसके हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेजिस्टेंस के हिसाब से। समझ में आया, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बात को, करंट इक्वली डिवाइड होता है, नहीं, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कौन सी है वहाँ पे, उस हिसाब से होता है। ऐसे नहीं कि 3 एम्पियर तो 1 कर दो, नहीं, सोल्व करना पड़ता है वो। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड करंट इन ईच वायर, समझ में आया। और टोटल आर का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस वे में होता है। टोटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मतलब 1/1 कर देते हैं, तो उस टाइम पे अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो वो किसके लिए आता है, पैरेलल के लिए आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आता है। करंट क्या होता है, वेरिएबल होता है इसके अंदर, करंट इज, और वोल्टेज इज कांस्टेंट इन दिस केस। समझ में आया। क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, एक बार लिख लो बस। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, जब भी किसी वायर के थ्रू करंट पास करता है, बल्ब के थ्रू करंट पास करता है, देखा गर्म हो जाता है, करंट पास करने से चीज़ें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। पर डेफिनेशन वाइज क्या होगा, अगर मैं किसी बैटरी को सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूंगा, देखो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। अगर मतलब कोई बल्ब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक रेजिस्टेंस, अलग से रेजिस्टेंस भी आती है हमारे पास, ठीक है, जो सिर्फ क्या करती है, गर्म होती है और कुछ नहीं, जैसे हीटर वगैरह होता है। तो अगर हमने क्या करा, किसी वोल्टेज को, किसी बैटरी को किससे कनेक्ट कर दिया, एक प्योर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। ये सारी एनर्जी क्या करेगा, गर्म हो जाएगा बस, और गर्म करके बाहर निकाल देगा, है ना। आर्डनर याद ध्यान दो। तो उस टाइम पे सारी की सारी जो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में करंट पास कराते हैं, प्योरली रेजिस्टिव मतलब वहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस और कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं ऐसे सर्किट से करंट पास कराऊंगा तो उस टाइम पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, हीट एनर्जी में। एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू VIT, वेयर V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड T इज द टाइम। तो मेन फॉर्मूला H का ये होता है। पर मुझे पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR होता है। तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IR मल्टीप्लाई में I मल्टीप्लाई में T, I स्क्वायर RT। अच्छा ऐसे ही I की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, R नीचे आ जाएगा, V/R। तो I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, पर इसी फॉर्मूले के अंदर मेन फॉर्मूला वही है, V/RT। तो क्या फॉर्मूला बन गया, V²/RT। समझ में आया। तो H के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो जाते हैं, पर मेन वाला कौन सा है, ये वाला। और ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसको एक्सप्लेन करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या आएगा, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उसमें पता क्या बोलना है आपको, दिस लॉ स्टेट्स दैट, देखो इसी फॉर्मूला को याद रखना बस। देखो जो आमने सामने होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो ऊपर नीचे होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आमने सामने होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऊपर नीचे वाला क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखो H इज इक्वल टू I²RT, ये फॉर्मूला इसको एक्सप्लेन कर देता बड़े आराम से। कैसे, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट is directly proportional वेरी गुड। आप अपने बना रहे हो, अरे वेरी गुड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो I स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ऑफ करंट कोमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टाइम। और नीचे आखिर में फॉर्मूला लिख देंगे I²RT। या फिर अगर आपको और एक्सप्लेन करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आया? तो यही क्या है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ये फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देता है और लर्न करने में ईजी कर देगा। और एग्जाम में आता है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम को। समझ में आया? तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट में मैं करंट पास करा दूँ, प्योरली रजिस्टिव सर्किट से मैं क्या पास करा दूँ? करंट पास करा दूँ, तो सारे का सारी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जब भी करंट पास होता है हमें पता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर्मूला क्या होता है? VIT। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग काफ़ी कुछ बना सकते हैं, जिसमें से ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है I²RT, क्योंकि ये क्या है? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन कर देता है। किसको एक्सप्लेन कर देता है बच्चों? ये वाला एक्सप्लेन कर देता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन कर देता है। समझ में आया? एक बार लिखो जरा। अच्छा देखो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने बोला रेट का मतलब क्या होता है? नीचे टाइम आएगा, वर्क, तो W में टाइम क्या होता है? वर्क। कि कितने टाइम में हम कितना काम कर पा रहे हैं वो क्या है? हमारी पावर है। पावर ज़्यादा काम ज़्यादा कर पाएंगे ना कम टाइम में, तो कितना वर्क डन कर पा रहे हैं हम लोग कितने टाइम में, इट इज नोन एज पावर। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम भी क्या होता है? पावर होता है। ये नई डेफिनेशन भी लिखता, अगर आपको फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन याद नहीं आ रही, क्या करो? वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम कर लिया कितने टाइम में, इट इज़ कॉल्ड पावर। अच्छा, वर्क डन बच्चों और एनर्जी एक ही बात होती है। वर्क डन और एनर्जी क्या होती है? एक ही बात होती है। तो इसको हम एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमें पता है हीट भी एक एनर्जी है, हीट भी तो एक एनर्जी है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? VIT होता है। तो पावर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं एनर्जी की जगह पे VIT अपॉन T, T से T कट जाएगा, तो पावर का एक फॉर्मूला और आ जाता है हमारे पास V इंटू आई। तो पावर का एक फॉर्मूला और आ जाता है हमारे पास V इंटू आई। अब हमें पता ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो एक बार हम चाहें तो इसमें V की वैल्यू डाल दो, तो I इंटू R और I क्या बन गया? I²R। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या आ गया? I²R। अच्छा, एक बार I की वैल्यू डाल दो, तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो V/R क्या बन जाएगा? तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बन गया? V²/R। आप बोलोगे इतने सारे फॉर्मूले, क्वेश्चन है जो डाटा दे रखा है आपको मेन तो याद ही रखना है। अब जो डाटा दे रखा है, मान लो उसने रेजिस्टेंस दे दी और करंट दे दिया, तो रेजिस्टेंस तो करंट कौन से वाले में? इस वाले में कन्वर्ट कर लो। आपको मतलब आपको रेजिस्टेंस दे दी, करंट दे दिया, तो करंट तो दे रखा है, तो करंट तो पुट कर दूंगा मैं। वोल्टेज नहीं दे रखी, तो वोल्टेज गायब करनी है, तो गायब करने के लिए क्या करूँगा? वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दूंगा IR, अपने आप मेरे भैया वाला फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या करना है। समझ में आया पक्का? और इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है बच्चों इसकी वोट। क्या होती है? वोट, W। ओके, लिखो एक बार। अच्छा देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। अच्छा, हमें पता है एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? जूल्स, है ना? SI यूनिट क्या होती है? जूल्स। पर अगर बात करूँ कमर्शियल की, तो जूल्स एक बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। कमर्शियल लेवल पे अगर हमें बात करनी है तो कमर्शियली हमारे पास एनर्जी की एक और दूसरी यूनिट होती है। क्या होती है? किलोवाट-आवर। एनर्जी की SI यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट-आवर। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाँ, या ज़रूरत पड़ती है हमें कई बार किसी क्वेश्चन में कि कितने जूल्स होते हैं एक यूनिट में, कमर्शियल यूनिट में 1 किलोवाट-आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो मुझे बताओ, देखो किलोवाट-आवर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला हो सकता है बच्चों, पावर मल्टीप्लाई में टाइम। और आप अभी देख भी पाओगे पावर का फॉर्मूला क्या होता था? V इंटू आई और T। VIT तो होता है हीट, हमने पढ़ रखा है कि नहीं? तो मतलब एनर्जी को लिख सकता हूँ मैं पावर इंटू में टाइम। एनर्जी क्या है हमारी? एनर्जी कितना ले उसको हम? 1 किलोवाट-आवर। हमें 1 किलोवाट-आवर में कितने जूल्स है वो देखना है ना। तो अगर मैं इसको भी SI यूनिट में पुट कर दूंगा, इसको भी SI यूनिट में पुट कर दूंगा, तो अपने आप जो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? SI यूनिट में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। अच्छा, वोट, किलोवाट, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई में 1 आर। अच्छा, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। एक किलोवाट में कितने वोट होते होंगे? 1000 वोट होते होंगे। तो किलोवाट की जगह क्या लिख दूँ मैं? 1000 वोट। अच्छा, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिनट बन जाएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकंड बन जाएगा। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है ना, तो सेकंड में कन्वर्ट करना है।
तो कितना 3600 सेकेंड। कितना हो गया 36 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वोट सेकेंड। अच्छा देखो ये अपने SI यूनिट में आ गया, ये अपने SI यूनिट में आ गया, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा SI यूनिट में आएगा। तो 1 किलोवाट आर में इतने वोट होते हैं, तो 1 किलोवाट आर। अच्छा इसको लिख सकता हूँ मैं 36 इंटू 10 की पावर कितना 5 है ना, या फिर सुनो 36 बोलो तो 10 की पावर 5 है, और अगर यहाँ मैं पॉइंट मार दूँ कि 3.6 तो 10 की पावर कितना 6 वोट। याद रखना वोट नहीं सॉरी जूल्स, एनर्जी है ना ये, तो एनर्जी का यूनिट क्या होती है जूल्स होती है ना, क्योंकि देखो वोट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, वोट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ रहा है एनर्जी आ रहा है। अगर ये SI यूनिट में है, ये SI यूनिट में है, तो ये भी किस में आएगा SI यूनिट में आएगा। तो क्या है इसकी SI यूनिट जूल्स है ना। तो 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 बोले इतने सारे, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं, याद रखना इस बात को। और किलोवाट आवर क्या है कमर्शियल यूनिट, जूल्स क्या है SI यूनिट। समझ में आया। कन्वर्ट कैसे करा हमने, पावर इज इक्वल टू एनर्जी वन टाइम होता है, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास पावर मल्टीप्लाई में टाइम। एनर्जी 1 किलोवाट आवर, हमें निकालना है इसमें कितने जूल्स होते हैं, तो पावर को किलोवाट आवर में टाइम को 1 आवर में पुट करते करते ये हो गया। समझ में आया। भैया अब यहाँ पे 5 जीरो 4 में पॉइंट आ रहा 6 जीरो देखो 5 जीरो तो ये थी ना, अब 5 जीरो है, पर अगर मैं इसको 10 से डिवाइड और कर देता हूँ तो पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी। समझ में आया। लिखो बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर डन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ जो भी था इस चैप्टर के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है चैप्टर के अंदर, ठीक है। सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट सब कुछ एवरीथिंग, अब बस क्या बचे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। सी यू गुड डे।